अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। सिद्दीक साहब अपना घर बेचकर दुबई जा रहे हैं फैमिली के साथ। हाशिम अपनी बीवी को ऑफिस से घर आकर बताने लगा। खैरियत, अचानक क्या हुआ? सबरीना हैरानगी से बोली। पता नहीं, बोल रहे हैं कि वहीं अपनी बीवी बच्चों के साथ सेटल हो रहे हैं। हैरान तो मैं भी हूँ, अचानक हुआ क्या है? सिद्दीक साहब को अच्छा खासा अपना घर छोड़कर दुबई जा रहे हैं, जबकि इतनी चाह से उन्होंने अपना घर बनाया था। हाशिम बोला। हाशिम जिस ऑफिस में काम करता था, सिद्दीक साहब इस ऑफिस में सीनियर थे और एक अरसे से उधर जॉब कर रहे थे। अब जो उन्होंने अचानक जाने का बोला तो हर फर्द हैरान था उनके जाने की खबर सुनकर। एक खुशखबरी है, हाशिम बीवी के हाथ से चाय का कप लेते हुए बोला। वो अपना घर निहायत सस्ते दामों में बेच रहे हैं और मैंने उनसे बात की है कि वो घर खरीदना चाहता हूँ। क्या वाकई वो घर हम ले सकते हैं? सबरीना खुशी से चूर लहजे में बोली। हाशिम, उनका बंगला तो मुझे वैसे ही बेहद पसंद है। मैं सोचा करती थी कि आज मेरा घर भी ऐसा हो। सबरीना को बच्चों की तरह खुश होता देखकर हाशिम भी मुस्कुरा दिया। क्या वाकई मम्मा, हम सिद्दीक अंकल वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे? मीना और अरीशा खुश होते हुए बोली। वो दोनों स्कूल से जब आईं तो सबरीना इन दोनों को बताने लगी, जिस पर वो दोनों बेतहाशा खुश थीं। हाशिम की दो ही बेटियां थीं जो स्कूल में चौथी जमात में पढ़ रही थीं। वो घर कितना प्यारा और बड़ा है ना, खास कर इस घर का लॉन कितना खूबसूरत है, और ये घर तो इतना छोटा सा है। मीना नाक चढ़ाते हुए बोली। बेटा, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है। इंसान जहाँ रहता है उस जगह को कभी बुरा नहीं बोलते। सबरीना बेटी की बात पर उसे समझाते हुए बोली। सॉरी मम्मा, आइंदा नहीं बोलूँगी। मीना शर्मिंदा होते हुए माँ से बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा जी, आज से वो घर आपका हुआ। सिद्दीक साहब हाशिम के हाथ में घर की चाबी देते हुए बोले। वो हाशिम के घर आए हुए थे, उसे घर की चाबी देने और उससे इजाज़त लेते हुए खुदा हाफिज कहते हुए चले गए। चलो बेगम चलें, वो कमरे में आते हुए बोला, जहाँ बीवी बच्चियाँ तैयार बैठी थी चलने के लिए। हाशिम ने भी अपना घर बेच दिया था और अब वो लोग सिद्दीक साहब वाले घर शिफ्ट हो रहे थे। घर से निकलते हुए हाशिम और सबरीना घर को अलविदाई नज़रों से देखने लगे। भले वो 2 कमरों का घर था, मगर उस घर में उनकी बेहतरीन यादें और खुशियाँ जुड़ी थीं। आंखों की नमी साफ करते हुए वो लोग निकल गए। गाड़ी कारपोर्च में आकर रुकी। बच्चे खुशी से चहकते हुए लॉन में लगे झूलों की जानिब भागे। सबरीना भी शौक नज़रों से घर का जायज़ा लेने लगी। खूबसूरत लॉन में लगे झूले, छोटा सा कारपोर्च, घर की पिछली जानिब बना सर्वेंट क्वार्टर, फिर अंदर घर में दाखिल होते हुए सफ़ेद चमकते हुए टाइल, कुशादा टीवी लाउंज और बड़े बड़े 4 बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और उसके बराबर ड्राइंग रूम। टीवी लाउंज के सामने बना अमेरिकन तर्ज का बौर्जी खाना और ऊपर छत थी। उनकी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा घर था। सबरीना की खुशी का ठिकाना न था। उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि किस्मत इस तरह से मेहरबान होगी। खुश तो हाशिम भी बहुत था। बच्चों का भी नए घर में दिल लग गया था। उन्हें इस घर में आए हुए 1 माह हो गया था। सब कुछ नॉर्मल रूटीन में आ चुका था। बच्चे स्कूल और हाशिम ऑफिस चला जाता था। एक रोज़ काम से फारिग होकर सबरीना घर के किसी काम से सर्वेंट क्वार्टर के पास चली आई, मगर वहाँ से वापस पलटते हुए बदबू का भपका उसकी नाक से टकराया। बदबू इस कदर नागवार थी कि उसने बेसाख्ता नाक पर हाथ रख लिया। ये बदबू आ कहाँ से रही है? सबरीना ज़ेरे लब बोलते हुए इर्द गिर्द देखने लगी कि उसकी नज़र क्वार्टर के पिछले हिस्से की तरफ गई। जब घर लिया था इन लोगों ने तभी देखा था ये हिस्सा, जहाँ पर पहले मालिक मकान ने काट कबाड़ का सामान डाला हुआ था। इत्तेफाक से फिर इस हिस्से की जानिब आना नहीं हुआ था। सबरीना कुछ सोच के इधर उधर चली आई, जहाँ पर लकड़ियों का सामान पड़ा था। थोड़े फासले पर कीचड़ का छोटा सा दलदल बना हुआ था और उसी दलदल में से एक दरख्त निकल रहा था। इस अजीबो गरीब दरख्त को देखकर सबरीना को हैबत तारी हो रही थी। वो बदबू उस कीचड़ के बने दलदल से ही आ रही थी। वो बहुत गौर से उस काले सियाह कीचड़ के दलदल को देख रही थी कि उसे लगा किसी ने बहुत जोर का उसे धक्का दिया। वो बामुश्किल खुद को बचा पाई, वरना वो औंधे मुंह कीचड़ में जा गिरती। मम्मा मम्मा, आप यहाँ हो? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। मीना उसका हाथ पकड़ के बोली, जिस पर वो उछल गई। हाँ चलो। वो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई थी। अभी लॉन तक ही पहुंची थी कि सामने मेन गेट से दोनों बच्चियां अंदर आ रही थी। उसने घबराकर खौफजदा होते हुए अपने हाथ की जानिब देखा, जहां अब कोई ना था। वो खौफजदा सी बच्चियों को लेकर अंदर चली गई। उफ, वो कौन था? फिर वो लंच करते हुए मुस्तकिल सोच रही थी कि घर की घंटी बजी। वो दरवाजे पर जाकर देखने लगी। मुलाजमा की ज़रूरत है? आपको क्या? मैं पहले सिद्दीक साहब के यहाँ काम करती थी
انہوں نے بولا تھا مجھے تب جب وہ گھر چھوڑ رہے تھے کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں، کیا پتا آپ کو بھی کام کی ضرورت ہے۔ ہاں آ جاؤ اندر۔ سبرینا کو ویسے بھی کام والی کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاشم سے بات کر کے اسے فل ٹائم پر رکھ لیا اور سرونٹ کوارٹر میں اس کی رہائش دے دی تھی۔ اس کا نام نصرت تھا۔ نصرت کے آنے سے سبرینا کو بہت آسانی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت وہ ہاشم کے ساتھ لون میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ ہاشم کی نظر چھت پر پڑی جہاں کوئی عورت کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے نصرت نہ ہو، سبرینا بولی، مگر سامنے سے آتی نصرت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ تم ابھی اوپر تھی؟ سبرینا نصرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں باجی، میں تو باورچی خانے میں تھی۔ نصرت کے بولنے پر ہاشم اور سبرینا کی نگاہ اوپر اٹھی جہاں اب کوئی نہ تھا۔ ہاشم کوارٹر کا پچھلا حصہ تو صاف کروا دیں، بہت بدبو آتی ہے۔ وہاں سے سبرینا کے بولنے پر پاس کھڑی نصرت ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کل صبح کسی کو بلا کر اس کیچڑ کے دلدل کو صاف کروا لوں، ہاشم اس کی بات پر بولا۔ رات نصرت کوارٹر میں چلی گئی۔ سبرینا کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی تو اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے بال پکڑ کے ہلکے سے کھینچے ہوں۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ ہو سکے میرا وہم ہو، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ چائے بنا کر ٹی وی لاؤنج سے وہ گزر کر بیڈ روم کی جانب جانے لگی تو اسے لگا کوئی عورت لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر گئی ہو۔ یہ نصرت اس وقت وہ وہیں پاس ہی ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ کے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ عورت سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ سبرینا تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ عورت کوارٹر کی پچھلے حصے کی جانب مڑ گئی۔ یہ کہاں جا رہی ہے نصرت؟ وہ حیرانگی سے اسے درخت کی جانب بڑھتا دیکھ کے بولی۔ باجی کیا ہوا؟ یہاں کیوں ایسے کھڑی ہیں؟ پیچھے سے آتی نصرت کی آواز پر سبرینا خوف سے اچھل گئی۔ تم یہاں؟ وہ اپنے پیچھے کھڑی نصرت کو دیکھنے لگی اور بھی تیزی سے پلٹ کر سامنے درخت کی جانب، مگر وہ اب وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاں میں کوارٹر میں ہی تھی، مگر میں نے کھڑکی سے آپ کو جاتا دیکھا تو آپ کے پیچھے چلی آئی۔ پھر وہاں کون گیا ہے؟ سبرینا خوف ذرا سی ہوئی، درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں گیا، وہ آپ کا وہم ہے، نصرت اس کا اطمینان دلاتے ہوئے بولی۔ آپ اندر جائیے باجی، رات بہت ہو گئی ہے۔ نصرت کے بولنے پر سبرینا نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے، مگر اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی پشت پر اسے گھور رہا ہو۔ سبرینا کے جانے کے بعد نصرت درخت پر بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھ کر زد معنی انداز میں مسکراتی ہوئے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئی۔ میں کیا کروں؟ ہاشم سے بولوں یا نہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اتنی مشکل سے اتنا اچھا گھر ملا اور اب میں یہ سب کہہ کر ہاشم کو پریشان کر دوں کہ مجھے اس گھر میں کچھ لگتا ہے۔ اف کس مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں میں بیڈ پر پشت لگائے مستقل سوچ رہی تھی۔ ہاشم کب کا سو گیا تھا۔ اس نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچتے سوچتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن ہاشم نے وہ کیچڑ سے بنا دلدل صاف کروایا اور وہ دلدل کیچڑ پڑے پڑے اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اس دلدل میں کوئی چھوٹا بچہ بھی بآسانی اندر جا سکتا تھا۔ مگر کچھ دن بعد ان کو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اس جگہ پھر وہی کیچڑ کا دلدل بن گیا تھا جس پر ان دنوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہم کہیں نہیں گئے۔ آج تو اتوار ہے پاپا، ہمیں کہیں لے تو چلیں۔ ناشتے کے بعد مینا عریشہ باپ سے ضد کرنے لگیں۔ ٹھیک بول رہے ہیں بچے، ہم کب سے گھر سے نہیں نکلے۔ چائے پیتی سبرینا شوہر کو دیکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے بیگم پہلے بولنا تھا، اتنی خفگی کی کیا بات ہے؟ ہاشم شوقی سے اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے سمندر پر چلتے ہیں، پھر کہیں اچھا سا لنچ اور تم سب کو شاپنگ بھی کراؤں گا۔ یاہو پاپا آپ گریٹ ہو، عریشہ اور مینا باپ کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ بیگم صاحبہ میں بھی گھر چلی جاؤں، آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، کل تک آ جاؤں گی، نصرت ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے چلی جاؤ، سبرینا اسے اجازت دیتے ہوئے بولی۔ رات 8 بجے تک وہ لوگ تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے۔ ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھول کے ابھی وہ اندر داخل ہوئے تھے کہ عریشہ کی چیخ پر وہ تینوں ڈر گئے۔ مما یہ کیا ہے؟ وہ زمین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ زمین پر پڑے کیچڑ کے پاؤں کے بڑے بڑے نشان دیکھ کر وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ یہ نشان ہاشم لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر آیا اور اس نشان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ آپ لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں۔ سبرینا ان دونوں کو ان کے کمرے میں بھیج کے ہاشم کے پیچھے گئی۔ وہ حیرانگی سے ان پیروں کے نشان کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ نشان کوارٹر کے پچھلے حصے کی کیچڑ کے دلدل کے پاس سے آ رہے تھے۔ ہاشم لب بھینچتے کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سبرینا کوئی کیچڑ میں سے پیر ڈال کر نکلا ہو۔ وہ آہستگی سے بولا۔ سبرینا نے ڈر کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اندر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ نشان ٹی وی لاؤنج میں ختم ہو گئے تھے۔ ہاشم واش روم میں شاور لینے چلا گیا تھا۔ سبرینا بھی چینج کر کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا سب کا، بچے بھی اپنے کمرے میں سو گئے تھے، مگر سبرینا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔
तुम कुछ मत सोचो, अभी सो जाओ। टावल से बाल सुखाते हुए बेड पर लेटते हुए से तसल्ली देते हुए बोला। वो इस बात में सर हिलाकर करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी और कुछ ही देर बाद वो नींद की वादियों में उतर गई। सबरीना की आंख सोते में प्यास की शिद्दत से खुली। उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी की जानिब पड़ी जो 3 बजा रही थी। वो उठकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में डालकर पीने लगी। गिलास रखते हुए उसकी निगाह बेड के पास पड़ी तो उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो कीचड़ से बने निशान उसके बेड के पास थे। बेड के नीचे से निकलते हुए सफ़ेद बालों को देखते हुए वो अचानक झुककर उन बालों को खींचने लगी। उसे वो बाल बहुत भारी लगे। उसने पूरी ताकत से जैसे ही उन बालों को खींचा, उन बालों के साथ एक मकरूह बूढ़ी औरत का वजूद भी घसीटता चला आया, जिस पर उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। क्या हो गया? हाशिम हड़बड़ाते हुए उठा। बच्चे भी उसके कमरे में चले आए और अब डर के माँ को देख रहे थे। हाशिम वो सबरीना हाशिम के सीने से लगी दोनों हाथों में अपना सर छुपाए खौफ से बस रोए जा रही थी। अरे वो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो इसकी आंखों से हाथ हटाते हुए बोला। वो मैंने यहाँ एक भयानक चेहरे की बूढ़ी औरत देखी थी। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। चुप हो जाओ, देखो बच्चे डर रहे हैं, वो उसके कान में आहिस्तगी से सरगोशी करते हुए बोला। बच्चे सहमे हुए माँ को देखे जा रहे थे। हाशिम ने बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया, ये कहकर कि आपकी मम्मा ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। काफ़ी देर बाद जाकर सबरीना सोई, मगर हाशिम की नींद उड़ चुकी थी। वो घर में होने वाले वाक़यात से अब परेशान था। बाजी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो सुबह नुज़र टेबल की डस्टिंग करते हुए कुछ झिझकते हुए सबरीना से बोली। आप कुछ परेशान हैं, आपके चेहरे से लग रहा है। इस बात पर सबरीना को लगा कोई हमदर्द मिल गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाजी रो क्यों रही हो? नुज़रत बोली। मैं बहुत परेशान हूँ नुज़रत, मुझे लगता है इस घर में कोई आसेब है और मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस कीचड़ से बने हुए दलदल से आता है। 2 बार हाशिम ने इसको साफ करवा चुके हैं, मगर ना जाने वो कीचड़ का दलदल फिर कैसे बन जाता है। फिर इस कल रात होने वाले वाक़यात बताने लगी। मेरा दिल कहता है वो जो कोई भी है उसका ताल्लुक इस कीचड़ और दरख्त से है। बस मेरा दिल ये तो है कि डरता है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचे। बाजी आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये आप बेफिक्र रहो। मगर मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। क्या कह रही हो नुज़रत? घर खाली कर दो? नुज़रत की बात पर सबरीना सदमे की कैफियत में बोली। हाँ बाजी, जब बात अपने प्यारों की जान पर आ जाए ना, तो अपनी अजीज तरीन चीज़ों की कुर्बानी देना बेहतर होता है। नुज़रत की बात पर सबरीना चुप सी हो गई। सबरीना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चाय कमरे में लेकर आओ। हाशिम ऑफिस से घर आया तो बच्चों के पास बैठी लॉन में बातें करती सबरीना से बोला। वो चाय लेकर कमरे में चली आई और उसके बराबर बेड पर बैठ गई। तुम जानती हो, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे हैरत हो रही है कि लोग कैसे अपनी जान बचाकर दूसरों की जान से खेल जाते हैं। क्या हुआ है हाशिम, सब ठीक तो है ना? वो फिक्रमंदी से शौहर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। आज जब मैं ऑफिस गया तो मैं बेहद परेशान था। अमजद भाई मुझे मिले, जो सिद्दीक साहब के पुराने दोस्त हैं। मुझसे पूछने लगे कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैंने बताया जब से सिद्दीक साहब का घर लिया है बस कोई ना कोई बात होती रहती है। तो वो बोले सिद्दीक ने तुम्हें बेचा है वो घर? उनकी हैरानगी पर मैं भी चौंका। तब वो बताने लगे कि वो घर तो आसेब ज़दा है और ख़ासकर क्वार्टर का पिछला हिस्सा जिसमें कीचड़ का दलदल है, और वो दरख्त तो बाकायदा चुड़ैल का मस्कन है। पहले इस दरख्त के असरात वहीं तक थे, मगर बाद में वो घर के हर हिस्से में फैल गए, जिसकी वजह से घर में हर वक्त खौफ व हिरास फैला रहता था। वो असरात भी गंदे हैं। तभी तो सिद्दीक वो घर छोड़कर यहाँ से चला गया, क्योंकि उसके बच्चे बहुत बीमार हो गए थे। अगर मुझे पता होता कि वो घर तुम ले रहे हो तो मैं तुम्हें वो घर कभी ना लेने देता। सबरीना, उनको अपनी औलाद कितनी अजीज़ है, मगर दूसरे की औलाद के बारे में ख्याल भी ना आया। हाशिम की बात पर सबरीना को अपने छोटे से घर का चैन व सुकून याद आने लगा, जहाँ सही मायनों में ज़िंदगी मुस्कुराती थी। मैं जाकर ज़रा बच्चियों को देखूं, वो कहती हुई खड़ी हो गई और लॉन में चली आई, जहाँ नुज़रत के साथ दोनों बच्चियाँ खेल रही थी। नुज़रत दोनों बच्चियों का बेहद ख्याल रखती थी और बच्चियाँ भी बहुत करीब हो गई थी नुज़रत के। चलो भाई अंदर चलो, मगरिब होने वाली है। सबरीना के कहने पर सब अंदर की जानिब चल दिए। रात में हाशिम टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। सब सो चुके थे। काम से फारिग हुआ तो घड़ी 2 बजा रही थी। उसने सर सोफे की पुश्त पर लगाया और उसकी आंखें लग गईं। सोते हुए उसे महसूस हुआ कोई सोफे पर आकर बैठा हो। सबरीना, वो नीम गनूदगी में बोला। फिर वो धीमे से मुस्कुरा दिया, मगर अगले ही पल नागवार बदबू का भपका उसकी नाक से टकराया तो उसने झट आंखें खोल दी। हाशिम को लगा उसका सांस खौफ से सीने में अटक गया हो। भयानक चेहरे की एक बुढ़िया उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। पूरे टीवी लॉन्च में कीचड़ के पाँव के निशान छपे हुए थे। वो दुआएं पड़ता हुआ तेजी से खड़ा हुआ और देखते ही देखते वो चुड़ैल दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब चली गई।
वो पसीने में शराबूर सर थामे दोनों हाथों से खड़ा था। फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचकर कमरे से बाहर निकल गया। कैसे आना हुआ आज बेटे? वो शाह मोइन के सामने अकीदत से बैठा था। शाह जी, एक मसले के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। हाशिम अपने उस्ताद शाह साहब से मुखातिब हुआ। शाह मोइन रूहानी बुजुर्ग थे और हाशिम के उस्ताद मोहतरम भी। हाशिम को उन्होंने बचपन में कुरान पाक भी पढ़ाया था। अब इस वक्त हाशिम को अपने उस्ताद का ही ख्याल आया था और उनको अपना मसला बताया, जिस पर उन्होंने अगले दिन उसके घर आने की हामी भर ली। अगले दिन शाम के वक्त वो उसके घर पर मौजूद थे। वो उनको घर के पिछले हिस्से की जानिब ले गया। वो काफ़ी देर खड़े इस दरख्त और दलदल को देखते रहे, फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर वो हाशिम को देखने लगे। मैं आज रात ही अमल करूँगा। ठीक है उस्ताद मोहतरम, अभी रात होने में वक्त है, आप अंदर चलें। वो उनकी बात पर उनको अपने साथ घर की जानिब ले गया कि मेरी बेटियां हैं। वो लॉन में नुसरत के साथ झूले पर बैठी थी। अपनी बेटियों की जानिब इशारा करते हुए बोला, माशाल्लाह, खुश रखे। वो बच्चियों को दुआ देते हुए आगे बढ़ गए। नुसरत उनको देखकर घबरा गई थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। दरअसल वो कीचड़ का दलदल और वो दरख्त चुड़ैल का मस्कन है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल तुम्हारे पूरे घर पर हावी हो रही है। अब बस दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह इस शैतानी चुड़ैल से तुम लोगों को निजात दे, बेहतर होगा। बच्चों को किसी अजीज़ के यहाँ और आज की रात भेज दो। उस्ताद जी के हुक्म पर सबरीना ने बच्चियों को अपनी बहन के घर भेज दिया। रात के वक्त शाह साहब ने पूरे घर का हिसार बांधा और उस दरख्त के पास चले गए और एक दायरा बना के उसमें हाशिम को लेकर खड़े हो गए। उस दायरे से बाहर मत निकलना। और फिर कुरानी आयत का विर्द करते हुए पानी की बोतल से पानी इस दरख्त पर छिड़कने लगे। पानी के पड़ते ही दरख्त से मकरू आवाज़ें आने लगीं, जिस पर हाशिम काफ़ी घबरा गया। अंदर रहना, बाहर मत जाना, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। वो उसे खबरदार करते हुए बोले। उस्ताद जी, सामने का मंजर देख के हाशिम के लबों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। वही चुड़ैल दरख्त से उतरकर दलदल में उतर गई और फिर उस दलदल से निकलकर उनकी जानिब पंजों के बल बढ़ने लगी। हाशिम खौफ ज़रा सा होकर पीछे हटने लगा। खबरदार, जो बाहर निकले, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक तुम इस हिसार में हो। वो हाशिम को देखते हुए बोले। वो चुड़ैल इस हिसार के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, वो हिसार के गिर्द चक्कर लगाते हुए बोली। और फिर जैसे ही ज़ोर ज़ोर से पड़ते हुए शाह साहब ने उस पर पानी डाला तो वो बुरी तरह से चीखने लगी और देखते देखते उसके पूरे वजूद में आग लग गई और उसकी भयानक चीखों से पूरा घर गूंज उठा। थोड़ी देर के बाद इस दरख्त में भी खुद ब खुद आग लग गई और फिर वो जल के भस्म हो गया। फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। वो दोनों हिसार से बाहर आ गए। सबरीना भी, जो घर से अंदर बेडरूम में मुकीद थी, उनके पास चली आई। बेटा, अब तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब उस चुड़ैल का खात्मा हो चुका है। उनकी बात पर वो दोनों तशक्कुर भरी निगाहों से शाह साहब को देखने लगे। बेटा, एक बात याद रखना, मसाइब से घबराकर भागा नहीं जाता, उनका डट के मुकाबला किया जाता है और मुकाबला भी रब के कलाम से किया जाता है। शाह साहब की बात पर वो शर्मिंदा से हो गए। तुमसे पहले जो लोग थे वो लोग भी डर के भाग गए इधर से, जबकि बुराई से डर के जितना भागो वो बुराई बहादुर होकर बड़ी होती जाती है। तभी वो चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर हावी हो गई। हालांकि तुम लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत थी, कुरान पाक, जिसकी मदद से तुम लोग इतनी परेशानियों का शिकार ना होते। खैर, तुम लोगों को इस नेक रूह का एहसान मंद होना चाहिए जिसने तुम्हारे बच्चों को इस चुड़ैल से बचाने की कोशिश की। शाह साहब की बात पर वो दोनों ना समझे और उन्हें देखने लगे। कौन शाह साहब? हाशिम बोला। नुसरत, जो सिद्दीक साहब के यहाँ मुलाजमा थी और उस चुड़ैल का शिकार बनी थी, मगर वो उसने तुम लोगों का बहुत साथ दिया। उनकी बात पर वो दोनों दंग रह गए कि नुसरत मर चुकी थी और एक रूह थी। वो शाह साहब के साथ आगे बढ़ने लगे तो लॉन में उनकी निगाह नुसरत पर पड़ी, जो कि इन लोगों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। शुक्रिया नुसरत। सबरीना के लब धीरे से हिले और वो गालों पर बहते आंसू साफ करते हुए उसे देखने लगी। फिर वो सब पर अलविदाई नज़र डालते हुए मुस्कुराते हुए हवा में तहलील हो गई।